ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुब्रीहि समास को, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास के भेद, और भेदों को पढ़ने के बाद आज हम बहुब्रीहि प्रकरण की शुरुआत करते हुए व्यधिकरण बहुब्रीहि को सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में सबसे पहले व्यधिकरण बहुब्रीहि दिया हुआ है। आइए मित्रों, सबसे पहले हम समझते हैं बहुब्रीहि समास कितने प्रकार का होता है। बहुब्रीहि समास के भेद अलग अलग प्रकार से विद्वानों ने वर्णित किए हैं। मुझे इसमें दो प्रकार की परंपराएं परिलक्षित होती हैं, जिसमें से एक तो है दाक्षिणात्य परंपरा, दूसरी जो भेदों की परंपरा है, आप उसे मैथिल परंपरा कहें या फिर काशी परंपरा कहें, दोनों लगभग समान है। तो मैं सबसे पहले जो भेद प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये दाक्षिणात्य परंपरा के अनुसार यह भेद है। वस्तुतः दोनों ही परंपराओं का जो मूल है वो पाणिनि ही है। मुख्यतः दोनों के मूल में पाणिनि परंपरा है। आइए हम दोनों प्रकार के भेदों को, दो दो प्रकार से जो भेद किए गए हैं, उन्हें समझते हैं। वैसे लघु सिद्धांत कौमुदी में तो बहुत ही कम सूत्र वर्णित है समास विधान करने के लिए। वैसे तो शेषो बहुब्रीहि है, इसके अधिकार में 5 सूत्र पढ़े हैं, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में अनेक मन्य पदार्थ, यही एक ही सूत्र दिया हुआ है। तो इधर कुछ कम तो दिया है, लेकिन हमें भेद तो जाने रहने चाहिए। तो इसलिए हम सबसे पहले भेदों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला भेद है सामान्य सामान्य बहुब्रीहि। आप इसको कह सकते हैं समानाधिकरण बहुब्रीहि। अर्थात जब दोनों पद किसी एक अधिकरण को कह रहे हों, तब ऐसी कंडीशन में दोनों पदों में एक जैसी विभक्ति होती है, समान। अर्थात जैसे प्राप्तानंद पीताम्बर, इधर प्रथमा प्रथमा विभक्ति होती है ना। प्लस से इस साइड में भी प्रथमा रहेगी और इस साइड में भी प्रथमा रहेगी। यह जो समास विधान करने वाला सूत्र है, वो अनेक मन्य पदार्थ है, यही सूत्र है। दूसरा होता है व्यधिकरण बहुब्रीहि। व्यधिकरण बहुब्रीहि में क्या है कि दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। जैसे चक्रः पाणौ यस्य कंठे कालः यस्य, तो एक साइड में आप सप्तमी देख रहे हैं, दूसरी साइड में आप प्रथमा देख रहे हैं। इस प्रकार के समास विधान के लिए कोई सूत्र नहीं है ये, लेकिन यह जो है ज्ञापक से समास विधान किया जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है ज्ञापकात् समासा। इसकी चर्चा आज हम मूल पाठ में ही करने वाले हैं, ये क्या है ज्ञापकात् का झगड़ा। तीसरा भेद है इसका संख्योत्तर पद। संख्या उत्तर पद में हो जिसके, ऐसा बहुब्रीहि को कहेंगे संख्योत्तर पद। उदाहरण के लिए जैसे देखिए उपदशाह, उपदशा में जो 10 संख्या है ये उत्तर पद में है। उपविंसा में विंसा, ये संख्या उत्तर पद में है, इसलिए इसे हम कहेंगे संख्योत्तर पद बहुब्रीहि। इसका विधान करने के लिए पाणिनि जी ने संख्या व्यासन दूराधिक संख्या संख्य सूत्र बताया है। इसका भी वर्णन लघु कौमुदी में नहीं है, सिद्धांत कौमुदी में है। फिर है संख्यो वह पद, जहां संख्या दोनों साइड में हो, जैसे द्वौवा त्रयोवा इति द्वित्रा और त्रिचतुराः, यहाँ दोनों साइड में संख्या है, तो ये संख्यो वह पद बहुब्रीहि है। तो इसका विधान करने वाला सूत्र है संख्या, यही संख्याभ्यासन्न दूराधिक संख्या संख्या, जो पहले था वही। और आप इससे यहाँ देख सकते हैं कि आप लोग जो संख्या को देखते हुए ना फटाक से लगा देते हैं कि हाँ हो गया यहाँ द्वंद्व, वो हो गया यहाँ द्विगु। तो ऐसा नहीं लगाना है, सोच विचार करके लगाना है संख्या वालों को, क्योंकि संख्या वाले समास
सब जगह है, ठीक है। अर्थात वो अव्ययी भाव में भी है, वो अव्री में भी है, तत्पुरुष में भी है, सब जगह है, इसलिए देख के लगाना है वो। इसका पंचम भेद होता है सह पूर्व पद वाला। सह पूर्व पद में जब सह पूर्व पद में रहता है और सह को स हो जाता है, जैसे सपुत्र सहपुत्र और सकर्मक इत्यादि बहुत तेरे उदाहरण होंगे, उन्हें आप देख सकते हैं। निदर्शनार्थ यहाँ पर कुछ उदाहरण हमने रख दिए हैं। इसका विधान करने वाला सूत्र होगा तेन सहित तुल्य योगी। इसका भी लोक सिद्धांत कौमुदी में वर्णन नहीं है। फिर एक है नय बहुब्रीहि। आप नए तत्पुरुष तो पढ़े ही है, लेकिन ये एक इसमें भेद है प्रसिद्ध नय बहुब्रीहि। नय बहुब्रीहि में होता है जैसे अविद्यमान पुत्र अपुत्र है, न अपत्य इति अनपत्य, अविद्यमान अपत्य जैसे सा अनपत्य। तो या ये सभी जो है बहुब्रीहि समास है, नए बहुब्रीहि। इसका कोई सूत्र तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ वार्तिकों द्वारा समास विधान होता है। शेषो बहुब्रीहि हमें वार्तिक पढ़े गए हैं। नयोस्त्यर्थानाम वाच्यो वाच्योत्तर पद लोप, इसके द्वारा। ऐसे ही प्रादि बहुब्रीहि समास है, निर्विघ्नम और सुगंधी। ध्यान दीजिए, प्रादियों वाले समास आपने तत्पुरुष में भी पढ़े थे, प्रादयोगताद्यर्थे प्रथमया, है ना, इस तरीके से आपने पढ़े थे, वो यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। तो दोनों में भेद क्या है, इस भेद को जान करके हम, ये तो मूल में ही आएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी में वर्णित किया गया है इन वार्तिकों द्वारा, तो हम वहां जानेंगे। लेकिन यहाँ पर भी है, लेकिन अर्थ में भेद होगा। हम इसके लिए आपको जब तत्पुरुष पढ़ा रहे थे प्रादि तत्पुरुष, तो वहां पर भी सूचित कर चुके हैं, और यहाँ पर हम बताएंगे इसको। तो इन समास का विधान करने वाला जो वार्तिक है वो यही है, प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाच उत्तर पद लोपः। इस तरीके से यहाँ पर इस वार्तिक से समास विधान होता है और उत्तर पद का लोप होता है। किन्हीं आचार्यों का मत यह है, सैद्धांतिक मत वस्तुतः अनेक मन पदार्थे द्वारा ही समास विधान है, वार्तिक तो उत्तर पद के लोप के लिए है। चलिए, ये सब चीज को हम जब आपको पढ़ाएंगे अभी तो आपको कहेंगे। मित्रों, इसके बाद है उपमान पूर्व पद। उपमान पूर्व पद वाला समास। देखिए, उपमान वाले कुछ समास आपने तत्पुरुष में भी पढ़ रखे, ध्यान दीजिए, दोनों जगह थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। तो गजानन, उष्ट्रमुख, ये समास यहाँ पर भी होंगे। ये भले ही लघु सिद्धांत कौमुदी में वर्णित नहीं है, लेकिन हम आपको उनके विषय में थोड़ी जरूर सूचना दिए देंगे, तो जिससे आप इनमें अंतर कर पाओगे। तो सप्तम उपमान पूर्व पद से उत्तर पद लोपश्च, इसके द्वारा यहाँ पर समास विधान होता है, ये भी एक वार्तिक है। इसके बाद है व्यतिहार लक्षण। व्यतिहार लक्षण बहुब्रीहि समास, जिसमें केसा केसी, दंडा दंडी है, इस प्रकार के समास विधान किए गए हैं। इसके लिए भी सिद्धांत कौमुदी में सूत्र उद्धृत है, तत्र तेनेदमिति स्वरूपे। इस सूत्र के द्वारा यह समास विधान किया जाता है, लघु कौमुदी में वर्णित नहीं है। फिर 10वां भेद है दिगंतराल लक्षण। तो दिशावाचियों का ये है, जैसे देखिए दिशावाचियों का समास तत्पुरुष में भी है, देख संख्या संज्ञा आपने पढ़ा था, लेकिन इधर भी है दक्षिण पूर्व और पूर्वोत्तरा। आप इन सूत्रों को पढ़ोगे तो भेद अलग से कर भी पाओगे कि नहीं, तत्पुरुष वाले का ऐसा होता है और बहुब्रीहि वाले का ये होता है। और ये तद्विधायक शास्त्र है आपका दिगनामान्य अंतराल, इस सूत्र के द्वारा ही समास विधान किया जाता है। तो यह मित्रों, इसमें सभी भेद लगभग समाविष्ट हो जाते हैं और इससे समझ भी अच्छे पड़ते हैं। तो एक प्रकार यह है इनको समझने का। चलिए मित्रों, इसके अलावा हम दूसरे प्रकार पर भी चर्चा करते हैं। दाक्षिणात्य या कहें, वो मैथिल कहें या काशी परंपरा कहें, उसमें ये दूसरा भी भेद दृष्टिगोचर होता है। आचार्य रामचंद्र झा जी की पुस्तक में यह वर्णित है, आचार्य शिव नारायण शास्त्री, इनके भी इसमें ये वर्णित है। इन्होंने बहुब्रीहि को 7 प्रकार का माना है, लेकिन ध्यान आपको ये रहे, इन 7 प्रकारों में भी 2 प्रकार मुख्य हैं। मुझे लगा कि इसको द्विपदः बहुब्रीहि और बहुपदः बहुब्रीहि, ये 2 प्रकार मुख्य हैं। तो हमने डायग्राम बनाते समय इन 2 को ही मुख्य केंद्र बिंदु पर रखा है।
कि दो पदों का बहुब्रीहि समास होगा या फिर वो अनेक पदों का बहुब्रीहि समास होगा। ये प्रकार है, ठीक है। इसी तरीके का होना है, जैसे द्विपद का बहुब्रीहि समास, प्राप्त उदक इत्यादि बहुत सारे आपको मूल में ही आएंगे ये तो प्राप्त उदक यम सह ग्राम प्राप्त उदक, तो दो पदों में समास है। और ये बहुपदा में परमा स्थूला दृष्टिर यस्य, परम स्थूला दृष्टि, तीन पद हो गए, परम एक, स्थूल दो, दृष्टि तीन। तो इसे हम कहते हैं बहुपद समासा। और इनमें ही अब इन्हीं के अंतर्गत हैं बाकी सभी समास। आपने अभी जो 10 भेद भी पढ़े थे वो भी इन्हीं के अंतर्गत हैं। तो ये काशी की परंपरा में हम इस तरीके से समझते हैं। अच्छा, जैसे संख्योत्तर पद वाले समास है तो है तो ये द्विपद, लेकिन उन्हें आप अलग से नाम से समझने के लिए कह सकते हो संख्योत्तर पद समास, जैसे उपदसाह, तो आपको अभी उदाहरण सब बताई थे, सूत्र बताए थे। संख्यो वय पद जैसे द्वित्राह, सह पूर्व पद जैसे सपुत्र, व्यतिहार लक्षण जैसे केशा केशी, और दिगंतराल लक्षण जैसे उत्तर पश्चिमा, है ना। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं ये और बताए जाते हैं। तो मुख्य रूप से ये मुझे लगता है द्विपद और बहुपद इस प्रकार के भेद से ही इसमें बताए जाते हैं। मित्रों, इसके अलावा और भी चर्चा की जाती है बहुब्रीहि के भेद की, जिसे जिसे कहा गया है कि, और उस प्रकार के भेदों को हम पढ़ भी चुके हैं पहले, ठीक है। जब हमने आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोग से सूत्र कृदंत स्थल उधर तिङंत में जब पढ़ा था, तब हम उस प्रकार के भेदों को पढ़ भी आए थे। और हमने सर्वादीनी सर्वनामानी ऐसे पर भी उन भेदों की चर्चा कर रखी है। तो और वो जो भेद होते हैं, जैसे लंब कर्ण, लंब कर्ण माने, जिसमें वृत्ति घटक पदार्थ का क्रिया में अन्वय होता है, ठीक है। और दूसरा जो है जिसमें दृश्य मृत मातरम आने, वृत्ति घटक पदार्थ का क्रिया में अन्वय नहीं होता है। ये दो प्रकार के भेद हमने तद्गुण संविज्ञान और अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि के दो भेद पहले पढ़ लिए हैं। और थोड़ा सा इन्हें पढ़ा करके उन भेदों के बारे में भी आपको जानकारी हम इस बहुब्रीहि प्रकरण में भी दे देंगे। तो इसके हम दो भेद और समझ लें, जिसको आगे कहेंगे तद्गुण संविज्ञान, और दूसरे उससे कहें अतद्गुण और संविज्ञान। इसको हम मैं मित्रों पहले ही बता चुका हूं आपको, आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोग से पर पढ़ा भी चुका हूं। आप तिङंत प्रकरण में देख लेंगे इसे, और यहां पर भी थोड़ा आपको बता देंगे। तो इस प्रकार का जो समास का संकलन है, इसको हम ऐसे पद्य के माध्यम से कह सकते हैं, सप्तभिराख्यातिभिर्वा विख्यातो यसवै बहुब्रीहि, अन्य पदार्थो मुख्यः कथितो विबुधैर्बहुब्रीहौ। तो इसका मतलब यह हुआ कि सप्तभिराख्यातिभिर्वा, विख्यातो अर्थात 7 प्रकार की आख्या भी, आख्याओं से ये विख्यात है, आख्या यानी कि नाम से विख्यात है। यह सवई बहुब्रीहि, वो बहुब्रीहि है। अन्य पदार्थों मुख्य कथिता, जिसमें अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। अन्य पद के अर्थ की प्रधानता का मतलब यह है कि जब समास दो या दो से अधिक पदों में होता है, तो ना तो पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है, ना ही उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, बल्कि यहाँ पर पूर्व एंड उत्तर पद जिस तीसरे पद की तरफ इंगित करते हैं, इस वाले अर्थ की प्रधानता हो जाती है। उदाहरण के लिए देखिए आप, जैसे
पीतम अंबरम यस्य सा, तो वृत्ति घटक पदार्थ हैं आपके पीतम एंड अंबरम। ठीक है, अंबरम। अब यहाँ पर न तो पीत की प्रधानता है न अंबर की प्रधानता है, बल्कि इससे मिलकर के मतलब ये पीतांबर। ये भैया थोड़ा सा चल द्वारा लिख देते हैं। पीतांबर ये तीसरे पदार्थ को इंगित कर रहा है। किसको? पीले कपड़े वाले को, हरि। इस हरि अर्थ की प्रधानता है, इसलिए कहा जाता है कि बहुब्रीही होता है वो अन्य पदार्थ प्रधान होता है। अन्य पद के अर्थ को कहता है। अन्य पद की प्रधानता कैसे समझोगे? वो ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्रिया के साथ वृत्ति घटक पदार्थ अन्वित नहीं होते हैं। जैसे पीतम अंबरम, तो ये अन्वित नहीं होते हैं, बल्कि वृत्ति घटक पदार्थ से अतिरिक्त जो हरि पदार्थ है इसका क्रिया में आनयन होता है। पीतांबर अर्थात पीले कपड़े वाले हरि को समझा जाता है, यही अन्य पद है। तो ये सब चीजें हैं, एक बार हम इनको तद्गुण और तद्गुण वाले भेद में भी समझेंगे। तो ये अन्य पदार्थ प्रधान इस बहुब्री में होता है प्रायः, ये इसका लक्षण है। और यहाँ पर इन भेदों की चर्चा की गई है। द्वाभ्याम पदाभ्याम बहुभिर्पदैया संख्यो भयो सा पदयो पदाग्रे यस्या भवत्पूर्वपदे सहश्च दिगंतराल व्यतिहार लक्ष्मः। कहीं लक्ष्मा ऐसा भी पाठ था, मैंने उसे लक्ष्मः किया, मुझे ऐसा सही लगा कि द्वाभ्याम पदाभ्याम बहुभी पदैया, या तो जो दो पदों में हो तो सबसे पहला भेद, या बहुवी पदैया या बहुपद वाला ये भेद। संख्यो भयो है, दोनों तरफ संख्या हो। संख्यो भयो सा पदयो पदाग्रे, या पद के आदि में संख्या हो, पदयो हो पदाग्रे। तो संख्या वह पद वाला हो गया द्वित्राह, और पदाग्रे आगे संख्या वाला ये संख्योत्तर पद हो गया उपदशाह। और यस्या भवत पूर्व पदे सहश्च, जिसके पूर्व पद में सा हो तो सा पूर्व पद हो गया सा। और दिगंतराल व्यतिहार लक्ष्मा, दिगंतराला वाला हो गया ये है व्यति, ये दिग नामांतराल है, व्यतिहार लक्ष्मा वाला ये हो गया। तो यही भेद क्यों? अब अभी हमने प्रादि छोड़ दिया, नए छोड़ दिया, पूर्व वाले भेद देखे थे ना, उसमें प्रादि भेद भी था, नए भेद भी था। ध्यान से देखें, उस स्लाइड को फिर से दिखा देते हैं। इसमें जो और भी कुछ भेदों की चर्चा थी, जैसे जैसे ध्यान दीजिए, जैसे ये उपमान पूर्व पद वाला, प्रादि वाला, और ये नए बहुब्रीही वाला है, तो ये तो भेद अतिरिक्त हैं और इसकी तो कोई चर्चा नहीं की इन्होंने। ठीक है। और जैसे ये व्यधिकरण जो समास मान रहे हैं ज्ञापका, इस प्रकार के समास की इन्होंने तो चर्चा नहीं की है। अब आप कहोगे कि अरे उन्होंने कम दिए हैं तो कम विद्वान है इसलिए कम दिए होंगे। मित्रों ऐसी बात नहीं है, दरअसल ये जो समास विधान है वार्तिक कार्य की रीति से है। ठीक है। और ये भी जो समास विधान है ये ज्ञापक से है। और जितने प्रकार के ये समास विधान है वो इस काशिकीय परंपरा के अनुसार या इस मैथिल परंपरा के अनुसार कहें, इन दो में ही समाहित हो जाएंगे ये, या तो द्विपद में या बहुपद में, बस इससे अतिरिक्त नहीं है। और ये जो कहे बाकी इसके अतिरिक्त एतद विधायक सूत्र भी दिए हुए हैं, इन सबके सूत्र दिए हुए हैं, अतः ये समास विधान है। ठीक है ना। तो ये है फंडा कुल मिलाकर के। तो अतः ये वाला बहुब्रीही का है समझने का, बहुब्रीही के भेदों का, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके से समझा जाए आपको पूरा कवर हो जाएगा इसमें भी। ठीक है। दाक्षिणात्य परंपरा थोड़ा अधिक व्याख्यात करती है, लेकिन
ये जो है पूर्ण है अपने आप में, इतने से सब हो जाएगा। जो सप्तभिर्वा आख्या भीर बहुवीर विख्यातः, ये जो कहा है वो 7 तरीके का इसलिए कहा है क्योंकि इसमें सभी का सम्मिश्रण हो ही जाएगा। आइए मित्रों, इन भेदों को समझने के बाद हम पहुंचते हैं अगली स्लाइड पर। लघु सिद्धांत कौमुदीकार को न जाने क्या आया, उन्होंने कहा कि चलो बच्चों को व्यधिकरण बहुब्री ही पहले बताते हैं, तो इसकी इन्होंने प्रक्रिया लिखी। तो आइए हम उन सूत्रों को भी पढ़ते हैं और उस प्रक्रिया को भी जानेंगे। मित्रों, इसके बाद जो सूत्र दिया, शेषो बहुब्रीहि, ये सूत्र दिया। अब शेषो बहुब्रीहि जो सूत्र लिखा है, ये अधिकार सूत्र है। जैसे आपको पता हो, जैसे अव्ययी भावश्च है, वो अव्ययी भावः और तत्पुरुषः, तत्पुरुष के अधिकार थे, ये बहुब्रीहि का अधिकार। इसका अधिकार कहां से कहां तक जाएगा? प्राग द्वंद्वा, द्वंद्व से पहले पहले तक। कहा कि शेष, शेष जो है उसमें बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो भैया शेष क्या चीज है? क्योंकि कुछ कह दिया गया हो, उससे बच गया, वह शेष होता है ना। तो क्या समास कह दिया? देखिए, हमने नाम ले ले करके, द्वितीया का नाम ले करके द्वितीय शर्तार्थिक समास को कह दिया, ठीक है। और तृतीया का नाम ले करके तृतीया समास को कहा, चतुर्थी का नाम लेकर के चतुर्थी समास को कहा है, चतुर्थी तदर्थार्थ, सब सूत्रों को स्मरण किए रहना। ऐसे पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सब प्रकार के समास नाम ले ले करके कह दिए। और भी उसमें हमने प्रादि समासों को भी कह दिया, नए समास को कह दिया, अव्ययी भाव वाले अलग से कह दिए। अब कहा कि अब जो बच गया उसमें बहुब्रीहि समास होगा। तो कहा रे भैया क्या बचा? तो कह रहे हैं प्रथमांत पद का समास नहीं कहा सूत्रकार ने, इसलिए ये जो समास होगा बहुब्रीहि प्रथमांत पदों का होगा, क्योंकि प्रथमा का नाम लेकर के नहीं कुछ कहा। आपको याद है द्वितीया शर्तातीत सूत्र के द्वारा तत्पुरुष से स्टार्ट किया, इसका मतलब प्रथमांतों का समास शेष है। अव्ययों का तो पहले कह ही दिया अव्ययी भाव में, ठीक है। हाँ, तो प्रथमांतों का समास शेष है, वो कहा नहीं है। तो कहा भैया ऐसी बात क्यों करते हो, प्रथमांत का समास कह तो दिया है, कहाँ कहा? अरे भैया जब आपने तत्पुरुष में कुगति प्रादय पर प्रादि तत्पुरुष पढ़ाया था, तो वहां पर वार्तिककार खुद ही बोले थे कि प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, और जिसका उदाहरण दिए थे प्राचार्य। वो प्रादि समास कहा तो सही, कहा कि वो तो वार्तिककार के मत से था भैया, सूत्रकार ने नहीं कहा। अतः सूत्रकार शेषो बहुब्रीहि सूत्र बना रहे। अतः बहुब्रीहि समास जो होगा वो प्रथमांत पदों का होगा, इससे ये निश्चित हो जाता है शेषो बहुब्रीहि के कारण, ठीक है। और ये शेषो बहुब्रीहि सूत्र ही अब आगे अन्वित होता है, क्योंकि अधिकार सूत्र है। तो आके अनेकम अन्य पदार्थे इसके साथ जाके जुड़ता है। तो अनेकम अन्य पदार्थे, अनेकम इति प्रथमांतम पदम और अन्य पदार्थे इति सप्तम्यंतम पदम। तो सूत्रार्थ ऐसा किया है, अनेकम प्रथमांतम, अनेक प्रथमांतों का। तो ध्यान दीजिए, अनेक प्रथमांतों का जो यहाँ कहा, इसी से पता चलता है कि जो बहुब्रीहि समास होता है वो दो पद या बहुत पद, यानी कि दो से भी ज्यादा पदों में एक साथ हो जाता है। अब आप कहोगे कि तत्पुरुष में भी तो ये था, अब भी भाव और समासों में भी तो ये संभव है। तो कह रहे हैं जी संभव है, लेकिन वहां पर दो दो पद जुड़ करके ही समास होता है, ठीक है। मैंने इसके लिए आपको लास्ट वीडियो में ये बात भी बताई थी। वहां दो पद मिल जाएंगे तब एक बन जाएगा, तब वो तीसरे के साथ जुड़ेगा। तीन पद जाकर मिलके फिर एक बन जाएंगे, तब वो एक चौथे पद के साथ जुड़ेगा। ऐसा तत्पुरुष में खूब होता है, ठीक है। और तत्पुरुष में अनेक पदों का समास नहीं है, उसकी क्वचित की व्यवस्था है, वो आपको बता दिया है। वो स्थल आपको कह दिए हैं हमने पहले ही, इस पर चर्चा हो चुकी है। और अब ये
ये अनेकों में एक साथ हो जाता है, जिसका उदाहरण मैंने भी आपके सम्मुख भेद पढ़ाते हुए प्रस्तुत किया था। तो ये दो में तो होगा, पक्का है अनेक कहने से, तो इसलिए लिखा अनेकम प्रथमांतम अन्यस्य पदार्थे वर्तमानम व समस्यते। उनका विकल्प से समास होता है और वो बहुव्रीहि, और वो बहुव्रीहि संज्ञक होता है, उसकी संज्ञा बहुव्रीहि हो जाती है। तो ठीक है, अब अनेकों का हम समास करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन उससे पहले कुछ ये नियम देख लीजिए। एक और नियम बता दिया, सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहि, ये नियम। और ये कहाँ के लिए बताया जा रहा है? सब भूमिका बांधी जा रही है कंठे कालो यस्य सः, यहाँ के लिए। तो यहाँ क्या स्थिति है देखिए, कंठे कालो यस्य सः, कंठ में काल है जिसके, उसे हम कहेंगे कंठे काला। का के प्रक्रिया कैसे करनी है? कैसे ही कंठे कालो यस्य सः, ये इसका लौकिक विग्रह है, एंड अलौकिक विग्रह होगा कंठनी कालसु। कंठनी ये सप्तमी अंत है, कालसु यह प्रथमांत है। कहा कि भैया ये क्या कर डाला आपने? कहा कि अभी तो कहा था कि प्रथमांत प्रथमांतों का समास होगा, क्योंकि अनेक मन्य पदार्थे सूत्र साफ साफ कह रहा है कि अनेकम प्रथमांतम, अनेक प्रथमांत पदों का, जो कि अन्य पद से अर्थे वर्तमानम, जो अन्य पद के अर्थ में विद्यमान होंगे, यानी कि अन्य पद के अर्थ को कहेंगे। अर्थात समस्यमान जो दो या दो से अधिक पद, उससे अतिरिक्त एक तीसरे अर्थ को वो कहेंगे, तो उनका समास होता है और बहुब्रीहि संज्ञक होता है। तो आपने कहा अनेकम प्रथमांतम, और यहाँ पर प्रत्येक कालशु यही प्रथमांत पद रखा है केवल, और ये आपने कालंगी, वो कंठंगी, ये तो सप्तम्यंत पद रख लिया। तो ऐसा कैसे कर रहे हैं? अपनी ही बात का खुद पालन नहीं कर रहे हैं। तो कहा भैया देखिए सुनिए, प्रथमांत के अलावा ये समास हो सकता है कि नहीं? इसके लिए कहा कि हो सकता है। कि कैसे, किस कंडीशन में, कहां से आज्ञा मिली? कहा कि पाणिनि जी ने अपने सूत्रों में कुछ ऐसी हिंट्स दी है, जिससे ये पता चलता है, हिंट्स माने कुछ ज्ञापक प्रस्तुत, ज्ञापक दिए हैं, उन ज्ञापक के आधार पर पता चलता है कि प्रथमांत पद के अलावा और भी समास हो सकता है। किसके साथ? सप्तम्यंत के साथ। कैसे? कि वो ऐसे, पाणिनि जी ने एक पूर्व प्रयोग विधायक सूत्र बनाया, अर्थात समास में पूर्व में किसका प्रयोग हो, इसका भी चिंतन किया जाता है ना मित्रों। आपको ध्यान हो, जब मैंने आपको अव्ययीभाव समास पढ़ाया था, तो समास के लगभग 10 स्टेप बताए थे कि वो स्टेप पालन करिए। तो उसमें पूर्व प्रयोग का भी कुछ नियम होता है। तो बहुव्रीहि में एक स्थल पर पाणिनि जी नियम बता रहे हैं, सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहि। क्या है सूत्र का अर्थ? सूत्र का अर्थ होता है सप्तम्यंतम विशेषणम च बहुव्रीहि पूर्वम स्यात्। सप्तम्यंत जो विशेषण होगा बहुव्रीहि में, उसका पूर्व प्रयोग करिए। अब ध्यान दीजिए, सप्तम्यंत विशेषण बहुव्रीहि में आएगा कहां से? क्यों? अनेक मन्य पदार्थे प्रथमांतों में समास कर रहा है, और सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहि पाणिनि जी का सूत्र कह रहा है कि सप्तम्यंतम विशेषणम च बहुव्रीहि पूर्वम स्यात्, के सप्तम्यंत जो विशेषण होता है बहुव्रीहि में, उसका पूर्व में प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला भैया कुछ और भी बात है। पाणिनि जी हर चीज को सूत्र से ही नहीं कहते, अर्थात अन्य अनेक मन्य पदार्थ ही बना दिया, ऐसी बात नहीं है, और भी कहीं कहीं हिंट्स दिए हैं। तो इससे क्या पता चला? तो अतएव, अतएव का मतलब है कि सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहि इति सूत्रे सप्तम्यंत पदस्य पूर्वम प्रयोग स्वीकारादेव ज्ञायते इति ज्ञापकात् ज्ञायते के व्यधिकरण पदो बहुव्रीहि, के व्यधिकरण पद बहुव्रीहि होता है। यानी एक साथ में, एक एक साइड में तो सप्तम्यंत पद रहेगा, एक साइड में प्रथमांत रहेगा, हो गया ये व्यधिकरण। एक जगह 7, दूसरी जगह 1 है, और 1 1 होता दोनों साइड में, तो समानाधिकरण होता। तो इससे पता चलता है कि भवति बहुव्रीहि व्यधिकरण, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास भी होता है। तो ठीक है भैया, अब हम समझ गए पाणिनि जी के इस सप्तमी विशेषणी बहुव्रीहि
इस सूत्र के आधार पर अनेक मन्य पदार्थे सूत्र यहाँ पर कर लेगा समास। तो कालंगी का कंठ सु के साथ समास हो जाएगा। फिर अगला स्टेप होता है कि समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा और विभक्ति का लुक प्राप्त होता है, तो सु का तो लुक हो जाएगा। और जैसे ही सप्तमी का लुक करने के लिए आया तो अगला सूत्र डंडा लिए खड़ा था, और सूत्र है हलदंतात सप्तम्याः संज्ञायाम। सूत्र का अर्थ होता है हलंताद अदंताच सप्तम्याः अलुक। हलंत शब्द से परे और अदंत से परे सप्तमी का अलुक होता है। कंठ शब्द अदंत है, अतः नी का अलुक हो जाएगा, अर्थात सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र को यहाँ पर लुक नहीं करने देगा, जिससे कंठ नी का बचेगा ई और गुण होकर के कंठे बन जाएगा, और कंठे काल ऐसा बनेगा। तत्पश्चात कंठे काल इसकी एक देश विकृत न्याय ना आप प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, और फिर सुविभक्ति इस समुदित से ले आएंगे, अर्थात कंठे काले से समास युक्त पद से ले आएंगे। तो कंठे कालशु और ऋतु विसर्ग कर दिएगा कंठे कालः, कंठ में काल जिसके। ऐसे कंठे काल कौन है? भगवान शिवा। ये विशेष यही है अन्य पदार्थ जो हमने इधर लिख दिए हैं साइड। ठीक है, कंठे कालः अदंत, अदंत से परे सप्तमी काल का उदाहरण है कंठे कालः। लेकिन मित्रों, जो चेन्नई वाला संस्करण है उसमें त्वची सारः यह भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। ये वस्तुतः हलंत शब्द से परे सप्तमी के अलग का उदाहरण है, जिसको ऐसे समझ लीजिएगा आप, त्वची सारो यस्य सः। त्वची अर्थात त्वचा में ही है सार जिसके। ऐसा कौन होता है जी? त्वचा में जिसके सार हो। बांस, जो बांस होता है ना, वो बांस एक वस्तुतः घास है, कोई वो पेड़ेड़ नहीं होता है। लेकिन उसकी त्वचा, ध्यान रखिए, बांस की लकड़ी में कोई तना नहीं होता है मजबूत, बीच में जो भी होता है उसकी त्वचा होती है। त्वचा माने कि उसका, उसकी छाल बाहरी, है ना, तो वो सबसे मजबूत होती है। तो त्वची सारो यस्य सा, सारह नाम बलम, त्वचा में ही है सार जिसके। ध्यान दीजिए, ये सार शब्द है ना, पुल्लिंग भी है और अधर चादी में पड़ा है भैया, इसलिए नपुंसक लिंग भी होता है। तो त्वची सारह, त्वची सारम ऐसे प्रयोग होते हैं इसके। तो ऐसा पुल्लिंगी प्रयोग करिए, त्वची सारह यस्य सा, त्वचा में ही है सार जिसके, तो वो बन जाएगा त्वच नी, त्वच शब्द है ना, त्वक है वैसे तो, त्वक नी सारसु, और उसको ये सब हो जाता है तो त्वच बन जाएगा फिर। तो त्वची निकाई, तो यहाँ पर इस हलंत शब्द से परिचय, हलंत है ना, इस सप्तमी का हो जाएगा लोक। तो त्वची सारसु और त्वची सार, त्वची सार कहते हैं वंश यानी बांस को। तो ये इसका उदाहरण था। मैं आपको वो चलने वाले संस्करण को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से उसमें यह पाठ दिया गया है। और ये व्यधिकरण बहुब्री की मित्रों एक कथा इतनी थी, इसके बाद समानाधिकरण बहुब्री ही चलेगा। लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ उन उस संस्करण को, उसमें कैसा कैसा पाठ है। मित्रों ये इसमें बहुब्रीहि समास यहाँ से स्टार्ट किया है। इसमें शेषो बहुब्रीहि अन्य पदार्थ हैं और अनेकम अन्य पदार्थ दिया। इसके बाद सप्तमी विशेषण बहुब्रीहि दिया, और सप्तमी विशेषण बहुब्रीहि में पहले ही इन्होंने कंठे कालः लिख दिया यहाँ। अच्छी बात है, देखो पाठ थोड़ा इधर उधर तो है क्योंकि वो उसमें बाद में था। कंठे कालः लिख करके तब दिया, अतएव ज्ञापकाद व्यधिकरण बहुब्रीहि। और इधर जो है उत्तर भारत की पुस्तकों में हरदंता सप्तम्या संज्ञायाम इसके बाद है जो है। ठीक है, तो हलंत और अदंत शब्द से परे सप्तमी का अलग होता है संज्ञायाम। ये संज्ञा शब्द बहुत ही, फिर संज्ञा यानी कि उसी का नाम होना चाहिए। तो कंठे काला संज्ञा है किसकी? भगवान शिव की। ऐसी त्वची सहारा संज्ञा है किसकी? वृक्ष, वो बांस के, वो घास की, ये कहो उसे। तो इतना सा ये पाठ है यहाँ पर। और थोड़ा सा एक बात आपसे और कहूंगा कि बहुब्रीहि समास में आपको कुछ ये समास के विग्रह जरूर समझ लेने चाहिए। विग्रहों में
किसके विग्रह किए कैसे जाते हैं, किन तरीकों से जाते हैं, ये आपको जानना अति आवश्यक है। भैमी व्याख्याकार ने इनको यहाँ लिख दिया है कि इनको ऐसे ऐसे हम विग्रह कर सकते हैं। अतः हम इसका थोड़ा सा आपके सामने वाचन कर देते हैं, आप भी इसे सुने और जानें कि विग्रह कितने तरीके से किया जाता है बहुब्रीहि में। तो कह रहे हैं अन्य पद के अर्थ को प्रकट करने के लिए प्राय बहुब्रीहि में यत सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यस्य कर दिया, जैसे पीतम अंबरम यस्य। और इसी के अनुसार यम येन यस्मई यस्मात यस्मिन यत्र आदि का भी प्रयोग होता है। ये प्रयोग हम आपको कल जब समानाधिकरण बहुब्रीहि पढ़ाएंगे वहां पर बताएंगे। जैसे प्राप्तम उदकम यम इति, प्राप्तोदकः ग्रामः, ऊढ़ रथ ये न, है ऐसे करके वहां पर जो आए हैं। उपरेता पशु यस्मई, ये सब आपको बताएंगे जब हम समानाधिकरण बहुब्रीहि आपको पढ़ाएंगे तब। और अन्य पद के लिंग वचन के अनुसार यत शब्द भी उसी लिंग में प्रयोग होता है, यत का। जैसे कहीं कहीं जो है यत शब्द है नपुंसक तो यत ही प्रयोग होगा, पुल्लिंग है तो यह यस से ऐसे प्रयोग होंगे, स्त्रीलिंग है तो यस्मई की बजाय कहीं यस्य ही हो जाएगा, यस्याह हो जाएगा, यस्मात नहीं होगा वहां, है। तो ये लिंग का भी उसी के अनुसार प्रयोग करना है। और जैसे ज्यादातर तो क्या है कि यत शब्द का प्रयोग होता है, जैसे यस्य वगैरह कहा, यस्येन बहुब्रीहि। लेकिन कहीं कहीं पर इनका भी प्रयोग बहुब्रीहि में देखा जाता है। जैसे कौन कौन, इदम, एतद, अदस, इन शब्दों से भी विग्रह कर लिया जाता है। ऐसा भी आपको टीका ग्रंथों में मिल सकता है। फिर कहते हैं कि यद आदि के प्रयोगों के बाद संपूर्ण विग्रहार्थ को गर्भ में समेटे हुए विशेष्य के अनुसार, जैसे विशेष्य पद यदि हमारा पुल्लिंग है तो सह प्रयोग करिए, और विशेष्य यदि आपका स्त्रीलिंग है तो भैया आप सा प्रयोग कर दीजिए। विशेष्य यदि आपका, अर्थात विशेष का मतलब जो अन्य पद है, दो पदों के अलावा जो अन्य पद है वो यदि आपका नपुंसक लिंग वाला है तो आप तत् प्रयोग भी कर सकते हैं, यत प्रयोग भी कर सकते हैं, इदम वगैरह के भी प्रयोग कर सकते हैं, अयम वगैरह, जैसा स्थिति है। जैसे चत्वारी मुखानी यस्य सा, यहाँ सा प्रयोग कर दिया है क्योंकि वो पुल्लिंग है, चार मुख वाला ब्रह्मा। ऐसे कहीं कहीं अंत में इति का भी प्रयोग होता है। देखो इनके अलावा सर्वनाम शब्दों के अलावा इति का भी प्रयोग है। जैसे चत्वारि मुखानि अस्य इति, मुखानि अस्य इति, तो मुखानि अस्य ऐसा नहीं है, चत्वारि मुखानि अस्य इति, अर्थात चार मुख हैं जिनके। जैसे कौन है, चतुर्मुख ब्रह्मा जी, ब्रह्मा बाबा, ठीक है। तो इनका भी आपने विग्रह करने का तरीका देखा, कितने तरीके से हम विग्रह कर सकते हैं। आपको अपने मल्लिनाथ सदृश जो टीकाकार है उनके में ऐसा ये मिल सकता है। अब आइए अंतिम में आपको बताते हैं, इसकी सिद्धि सुधा व्याख्याकार ने थोड़ा इस तरीके से की है। इन बातों को भी थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहले शेष शब्द क्या है उसकी व्याख्या की है सुधा व्याख्याकार ने, और लिखा है उक्ताद अन्य शेषा। तो क्या चीज उक्ता, तो उसको लिखते हैं द्वितीय श्रतातीत इत्यादि ना, शास्त्रेण इत्यादि सूत्र तत्पुरुष में पढ़े थे। तो यस्य त्रकस्य, त्रकस्य यानी कि विभक्ते है, विशिष्य समासः नोक्तः स शेषः, वो शेष कहलाएगा। वो शेष है यानी कि प्रथमांता इत्यर्थ, वो प्रथमांत है। फिर आगे किसी को पल्लवन करते हुए लिखते हैं, अनेक मंद पदार्थ की व्याख्या को शेष शब्द बता दिया। और ये प्रथमांतम कहाँ से आया, अनेकम प्रथमांतम इति का लाभ वृत्ति में कहाँ से हुआ, तो अनेक मंद पदार्थे में तो कह रहे हैं कि शेष ग्रहण की अनुवृत्ति लभ्यमिदम, शेष ग्रहण की अनुवृत्ति के कारण ये प्रथमांत पद का लाभ हुआ है, क्योंकि जो बचा वो प्रथमांत ही पद बचे, उन्हीं का ये समास विधान किया जाएगा। तो अन्य पदार्थी विद्यमानम का मतलब क्या है, तो उसको भी क्लियर करते हुए लिखते हैं कि उपस्थित प्रथमांतातिरिक्त इत्यर्थ, ये होगा। अब हम देख लेते हैं इसकी, इन्होंने देखो व्यधिकरण बहुब्रीहि क्वचित भवति, इस बात को भी जाने कि ये जो प्रथमांत और सप्तम यंत का ज्ञापक के आधार पर जो बहुब्रीहि समास किया है कंठे काला इत्यादि में, ये क्वचित होता है।
क्वचित इसलिए लिखे हैं ये व्यधिकरण बहुव्रीहि क्वचित भवति, क्योंकि ये ज्ञापक है, और ज्ञापक सिद्धम न सर्वत्र, इस परिभाषा के आधार पर ये व्यधिकरण बहुव्रीहि क्वचित ही है। ठीक है, जैसे कंठे काला सडानना इत्यादि प्रयोगों में। इसके बाद ये लिखते हैं कंठे काला की सिद्धि को। तो क्या लिखा है, इसकी सिद्धि भी आपको देख लेनी चाहिए, हमने भी पढ़ाई भी है। लिखते हैं ये कि कंठे कालः इत्यत्र, देखो यस्य वगैरह नहीं लिखे, कंठे काला इति ऐसा भी लिख सकते हैं, इति कंठे कालः इति, ये विग्रह लिखा है बस। तो अनेक मन्य पदार्थे इति ज्ञापकात् बहुव्रीहि समासे सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इति सप्तम्यन्तस्य पूर्व निपाते, सप्तम्यंत का पूर्व में प्रयोग होगा यानी कि कंठे का, और समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायाम इति सप्तम्याः अलुक, और सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप का लुक प्राप्त होगा, समुदायात सऊ है, लेकिन एक नी का लुक नहीं होगा, सूप का ही केवल हो पाएगा। रुत्व विसर्गे च तत्सिद्धि एवं त्वची सारा इत्यत्रापि बोध्यम, त्वची सारा में नहीं मिला देना चाहिए था, तो त्वची सारा भी ऐसा ही बन जाएगा। मित्रों, इसके बाद हम पढ़ेंगे कल समानाधिकरण बहुव्रीहि को, और भी ये बहुव्रीहि के भेद हैं इन सबको। तो आज हम ये व्यधिकरण बहुव्रीहि और बहुव्रीहि के भेदों पर ही चर्चा की, यही चर्चा करते हुए अब विराम लेते हैं। तो चलिए करते हैं समापन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि, प्रणाम।